हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट ने एंट्री करी है वायर्स एंड केबल्स में 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। और पूरा आज अगर आप देखेंगे पॉलीकैब हो, आरआर केबल हो और केईआई इंडस्ट्रीज़ हो, ये तो 18 to 20% इनमें क्रैकडाउन आया। बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन है। एक दिन में इतनी इतनी अच्छी कंपनीज़ को, स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ को, बड़ी कंपनीज़ को एक दिन में 20% गिरना मीन्स कुछ ना कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है इंडस्ट्री में। और आप पैरामाउंट को भी देखेंगे और यूनिवर्सल केबल्स को भी देखेंगे तो वो भी गिरे हैं, उतना नहीं गिरे हैं बिकॉज उनके वैल्यूएशंस उतने ज़्यादा थे भी नहीं, एक्सट्रीम वैल्यूएशंस थे भी नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कंपनी कितनी भी आपको अच्छी लग रही हो, आगे का फ्यूचर विजिबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी और कंपटीशन रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट थीसिस अपना कोई भी आप रखें अपने पास, उसमें आपको हमेशा एक चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए कि वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपका एंट्री वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेट्स से मैंने केईआई और पॉलीकैब कही कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, शायद 2 हफ्ते हो गए उस वीडियो को। तो मैंने ये कहा था पॉलीकैब उस टाइम पे मुझे लग रहा था चाहता तो 47 के पी पे ट्रेड कर रहा था और बहुत अच्छा करेक्शन उसमें आ गया था। लेकिन मेरे कंफर्ट लेवल से वो फिर भी ऊपर था, तो मैंने उस टाइम पे क्लियरली कहा था कि 40 से नीचे अगर ये आएगा तो यहाँ पे एक चांस बन सकता है एंट्री करने का, या फिर अगर पास में है तो उसको एवरेज अप करने का, बिकॉज स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं। और अगर आप एंट्री वैल्यूएशन इसमें ठीक रखते हैं, आपका वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पे आपकी एंट्री हुई है या फिर आपने एवरेज अब भी अगर किया है, तो आपके वैल्यूएशंस अगर कंफर्टेबल लेवल पे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत आपके फेवर में रहता है। तो उस टाइम पे मैंने तो क्लियरली मना किया था कि अभी तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और आज 20% करेक्शन के बाद अब जाके 40 के पी के नीचे आया है पॉलीकैब। और इस वीडियो का एम क्या है, इस वीडियो का एम क्या है, बहुत एक मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है वायर एंड केबल पूरे इंडस्ट्री में। और मेरा काम यहाँ पे है कि उस मिस इन्फॉर्मेशन को साइड करके जो जो इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ वायर एंड केबल इंडस्ट्री को, तो जितना मुझे इंसाइट्स हैं मेरे पास वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो। बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग पॉलीकैब हो, के आई हो, अपार के भी वो लोग बात कर रहे हैं इसमें। अब मुझे नहीं पता अपार को क्यों इतना पिटा जा रहा है, लेकिन ठीक है। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कल से मैं इसी के ऊपर लगा हुआ हूँ कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत इसमें मैंने रिसर्च किया है। तो सबसे पहले आज मैंने वैसे भी के आई के जो अनिल गुप्ता जी हैं उनका इंटरव्यू सुना, मैनेजमेंट इंटरव्यू। तो उनका तो ये कहना है कि कोई हमारा केपेक्स में, बिकॉज 800 करोड़ का केपेक्स उन्होंने इस साल किया है FY25 में, फिर 1000 करोड़ केपेक्स वो सानंद वाले जो उनका प्लांट है वो नेक्स्ट ईयर करेंगे FY26 में। और FY27 में फिलहाल के हिसाब से उनका 800 करोड़ का और केपेक्स का प्लान है। तो उनके उनके उनकी तरफ से ये कहना है कि हमारे केपेक्स प्लान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम एज़ यूजुअल जो हमारा प्लान था कोई भी चेंज उसमें नहीं आया है। और दूसरा हमारा जो मार्जिन हैं, बिकॉज 10.5% के मार्जिन्स पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, वो 10.5 मार्जिन्स अभी वो कमा रहा है, बिटा मार्जिन्स। और उसका ये कहना है, के आई के मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 या 28 में जाके वो अपने जो मार्जिन्स है वो 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे भी। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है बहुत सारे प्रोडक्शन में, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट वहाँ से आ सकता है। अब और पॉलीकैब ऑलरेडी 13 के मार्जिन पे ट्रेड करता है मीन्स एक वो ट्रेड करता है, कहना ठीक नहीं होगा, 13% के मार्जिन पे ऑपरेट करता है। और जो उनका प्रोजेक्ट स्प्रिंग भी आया था, मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था जहाँ पे के आई और पॉलीकैब को डिस्कस किया था, उसके Q3 के रिजल्ट डिस्कस किए थे कि प्रोजेक्ट लीप के बाद पॉलीकैब ने प्रोजेक्ट स्प्रिंग चालू किया है। और स्प्रिंग चालू जो उन्होंने किया तो 2% मार्जिन वहाँ पे भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्जिन पे प्रेशर तो रहेगा अल्ट्राटेक की सीमेंट की जो एंट्री हुई है। बट मेरा अभी ये मानना है जो आज ब्रूटल क्रैकडाउन आया है, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रैकडाउन आएगा, बट 8-10% 12% ये 20% गिरना काफ़ी ओवर रिएक्शन है। और मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगा कि एटलीस्ट पॉलीकैब में, बिकॉज आई लाइक पॉलीकैब, आई लाइक के आई इंडस्ट्रीज़, बट के आई अभी भी मेरे वैल्यूएशन कंफर्ट जोन के बाहर है। इवन तो आज के करेक्शन के बाद ये धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा, आई डोंट नो, नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल ये ठीक ठाक वैल्यूएशंस की तरफ आ रहा है। पॉलीकैब अभी मेरे को ठीक लगता है बट लेने लायक नहीं।
अगर पहले वाला केस होता जो मैंने डिस्कस किया था 2 हफ्ते पहले, बिकॉज वहाँ पे अल्ट्राटेक का कोई सीन ही नहीं था, कोई वो इंडस्ट्री में वो एज अ प्लेयर था भी नहीं, तो वहाँ पे मैंने कहा था 40 के पी ठीक रहेगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा अभी वेट एंड वॉच कर लेते हैं, बिकॉज अगर रिएक्शन ओवर रिएक्शन मार्केट में चल रहा है, अगर ये 2-3 दिन और चला और स्टेप और करेक्शन अगर पॉलीकैब में आता है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल बेट हो जाएगा, बिकॉज 20% से अपना टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं, इनका प्लान भी है। और दूसरा KEI का भी प्लान है 20% से ग्रो करने का, तो 30-35 पी मेरे को लगता है ठीक रहेगा। अगेन, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। एक एंट्री लेवल कंफर्ट किसी को नया चाहिए, कोई नया इन्वेस्ट करने की सोच रहा है इन कंपनीज में, तो उसको मुझे लगता है कि एंट्री लेवल वो ठीक रहेगा। उससे नीचे तो आई डोंट थिंक ये जाएंगे, बचा भी सकते हैं। आई हैव नो आइडिया जिस हिसाब से मार्केट का मूड है, रिएक्शन इतना ज़्यादा आ रहा है, और अगेन हर चीज़ इस टाइम पे टूट के थोड़ा रीज़न चाहिए, एक बैड न्यूज़, हल्की बैड न्यूज़ को एक्सट्रापोलेट करके, उसको एग्जैजरेट करके रादर, और पूरे स्टॉक में ड्रॉ डाउन आता है। बट जो अब उस इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा। तो 1800 करोड़ का केपेक्स अल्ट्राटेक ने बोला है कि हम वायर एंड केबल्स में करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वायर इंडस्ट्री में फ़िलहाल इस टाइम पे प्राइसिंग इरोशन टाइप वो चल रहा है, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ वायर में, वो इक्वली इफ़ नॉट मोर वो केबल्स में भी आएगी, और केबल्स में आएगी तो सबसे ज़्यादा, देखो वायर एंड केबल में तो आ ही रहा है अल्ट्राटेक, तो आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस में होगा। क्यों आज हेवल सिर्फ 6 या 7% डाउन है, और RR केबल और आपका, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, पैरामाउंट और यूनिवर्सल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनके वैल्यूएशन उतने हाई थे ही नहीं कि वो इतना 20% गिरते, वो 20 के पी के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन आपका RR केबल हो गया, पॉलीकैब हो गया, और KEI इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये 20% तक इसीलिए इन पे क्रैकडाउन आया है, बिकॉज इनका जो बिजनेस रेवेन्यू है वो 80 to 90% सिर्फ वायर और केबल वाली डिवीजन से आता है। और हेवल्स के केस में अगर मैं बात करूं, तो 36 से 37% जो हेवल्स का रेवेन्यू है वो आता है आपका वायर एंड केबल से, और उनका बाकी स्विच गियर है, और बहुत सारे उनके सेगमेंट हैं जो FMEG प्रोडक्ट्स वगैरह हैं हेवल्स के। तो वो उस हेवल्स इसीलिए नहीं गिर रहा है इतना, बिकॉज हेवल्स को उतना ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं मिलेगा, बिकॉज 36% ही उसका रेवेन्यू आता है वायर एंड केबल वाले डिवीजन से। बाकी उसका आप देखेंगे तो स्विच गियर का एक ठीक ठाक सेगमेंट है, 500 करोड़ का रेवेन्यू इस बार ही किया था उन्होंने, और पिछले कई क्वार्टर से 500 करोड़ का कर रहे हैं वो स्विच गियर वाले सेगमेंट में। बाकी FMEG वाला भी सेगमेंट है। इनफैक्ट हेवेल्स ही एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 सालों में, या फिर पिछले कई सालों से अगर आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे, तो वही एक कंपनी है जो FMEG में, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, फैन एंड ऑल दैट, तो उनमें वही एक कंपनी है जो एबिटा पॉजिटिव है। अदरवाइज आप पॉलीकैब को देखेंगे, और KEI तो खैर करता नहीं है। पॉलीकैब को आप देखेंगे, मैंने डिस्कस भी किया था, अगेन जो वीडियो का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ मैं डाल भी दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना मेरे पॉलीकैब के Q3 के थॉट्स क्या हैं, रिजल्ट के ऊपर क्या थॉट्स हैं, तो वो डिटेल डिस्कशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन पॉलीकैब का जो 80% से ऊपर रेवेन्यू, 83, आई एम नॉट रियली श्योर, बट इट डजंट रियली मैटर, 80 to 90% रेवेन्यू जो पॉलीकैब का आता है वो वायर एंड केबल से आता है। बाकी उसका जो FMEG वाला जो सेगमेंट है वो छोटा है, एबिटा लॉसेस में है, इवन दो एबिटा लॉस उसके कम होते जा रहे हैं, और एबिटा पॉजिटिव वो इस साल आने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका RR केबल है उसमें भी काफ़ी 80 to 90% रेवेन्यू आपका वायर एंड केबल से आता है, और अगेन पॉलीकैब का तो सारा का सारा रेवेन्यू मोस्टली वायर एंड केबल से आता है। EPC वाले को वो अपना जो सेगमेंट है उसको स्केल डाउन कर रहे हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ये तीनों कंपनीज इसीलिए इतनी ज़्यादा गिरी, बिकॉज इनका वायर एंड केबल का रेवेन्यू प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है, और हेवेल्स का कम है। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे पेंट इंडस्ट्री से लोग एकदम से कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रासिम पेंट में आया, ओपिस पेंट्स उसने निकाला, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि एशियन पेंट के मैनेजमेंट ने उस टाइम से, मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था कि एशियन पेंट का मैनेजमेंट फॉर द स्टार्टिंग 2-3-4 क्वार्टर्स जब से ओपिस पेंट आया था, वो डिनाइल में ही चल रहे थे कि मार्जिन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम लीडर हैं, हमारा मार्केट शेयर नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जो पिक्चर प्ले आउट हुई वो एकदम अलग थी, मार्जिन में डेफिनेटली इम्पैक्ट आया, और मैं बार बार ये कह रहा था कि मैनेजमेंट तो कहेगा ही आके, और बहुत सारे लोग होते हैं वो मैनेजमेंट ने जो कह दिया उसको एकदम फेस वैल्यू पे लेते हैं, और कि भैया ये तो हो गया, गोल्ड में लिख दो इस स्टेटमेंट को, इससे डाइवर्स कुछ हो नहीं सकता है, और इससे हटके कुछ नहीं कर पाएगा।
कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट एशियन पेंट का तो कब से कह रहा है मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट उसका मार्जिन में इम्पैक्ट आ ही रहा है। उसका पैट में भी डिक्लाइन आया था अभी कुछ पिछले क्वार्टर्स की, जब तक मैं उसको ढंग से ट्रैक करता था और रिजल्ट को अच्छे से देखता था, तो मार्जिन में कंप्रेशन था। लेकिन वायर एंड केबल इंडस्ट्री में और एक हार्डवेयर वाली इंडस्ट्री में, लेट्स से पेंट वाली इंडस्ट्री में डिफरेंस है। बिकॉज क्या है, अगर आप जैसे ओपेस आया ग्रासिम का, बिरला जी ने ओपेस निकाला, तो हार्डवेयर में ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसका हार्डवेयर का डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो वो क्या करता, उसके लिए ईजी था पेंट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना, बिकॉज वो लोकल ज्योग्राफीज़ में जाता, वहाँ पे बड़े बड़े डीलर्स को ऑलरेडी उसके साथ उसकी जान पहचान है, डीलर नेटवर्क उसका बहुत ज़्यादा था। और पेंट इंडस्ट्री में होता भी क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप बड़े बड़े डीलर्स को टारगेट करो लोकल ज्योग्राफीज़ में, और उनके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन फैलाओ। लेकिन बिकॉज पेंट मार्केट उतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं है, लेकिन वायर एंड केबल में क्या है, बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है। अगर पर्टिकुलरली केबल्स की अगर मैं बात करूं, तो बहुत इंडस्ट्रियल कस्टमर्स आपके अलग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स आपके अलग हैं, रेलवे के कस्टमर्स आपके अलग हैं, टेलीकॉम के आपके अलग हैं, सब चीज़ आ जाती है बेसिकली उसमें। एक्सपोर्ट के कस्टमर्स आपके अलग हैं। तो यहाँ पे आपका जो जो कस्टमर का बेस है वो बहुत फ्रेगमेंटेड होता है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। और ये हार्डवेयर के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो अल्ट्राटेक यूज़ करता था उससे यूज़ करके नहीं चल सकता है। अल्ट्राटेक को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोगों को लगता है कि अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है तो वायर एंड केबल में नेसेसरीली वो बेनिफिट करेगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इलेक्ट्रिकल्स का डीलरशिप नेटवर्क जो होता है दैट वर्क्स वेरी डिफरेंटली देन एक हार्डवेयर वाला डीलर का नेटवर्क। तो इनको नया डीलरशिप बैठानी पड़ेगी, इनको नए से तरीके से इसको अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट शेयर, इनको दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट शेयर नहीं लेंगे। अगर ऑब्वियसली आपने निखिल कामत का जो पॉडकास्ट देखा भी है, तो उसमें बिरला जी ने पहले भी कहा है, लेकिन मैंने वहीं पे पहली बार सुना था कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी रिटेल हो, पेंट की इंडस्ट्री हो, तो उसमें ये सब कहते हैं कि हमको अगर टॉप 2 प्लेयर हम नहीं बन पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या है उसमें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एक नया प्लेयर आया है तो उसको मार्केट अल्ट्राटेक मार्केट शेयर डेफिनेटली लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। सबसे पहले तो कोई राइट टू विन स्ट्रैटेजी नहीं है जैसे ओपस पेंट के पास थी। राइट टू विन मतलब यार आपके बिजनेस सिनर्जीज ऑलरेडी वैसी हैं, आपको बस खाली आपका एक सप्लाई चेन बैठा हुआ है, आपका सप्लाई नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बैठा हुआ है, आपको बस थोड़ा सा ट्विकिंग करके अपना पेंट का काम फिट करना था उसमें। तो वहाँ पे राइट टू विन फिर भी था ओपस पे, ग्रासिम पे। लेकिन यहाँ पे राइट टू विन कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको एकदम डिफरेंटली मैनेज करना पड़ेगा आपका जो डीलरशिप नेटवर्क है। दूसरा दूसरा क्या है, वायर्स में तो चलो ठीक है, रेजिडेंशियल में अगर अल्ट्राटेक का नाम है और वो ऑब्वियसली ख़राब वायर्स तो नहीं बनाएगा, तो रियल स्टेट में फिर भी उसकी वायर में वायर की सेल्स आ जाएगी। लेकिन केबल इंडस्ट्री में इट्स डिफरेंट। सबसे पहले तो वायर एंड केबल इंडस्ट्री, अगर पर्टिकुलरली केबल्स की मैं बात करूं, तो आपको 2 से 3 साल लगते हैं एक प्लांट को फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करने में और उससे एक स्टेबल प्रोडक्शन निकालने में। एक उस प्लांट को स्टेबल करने में आपको 2 से 3 इयर्स लगते ही लगते हैं। फिर आपकी टेस्टिंग होती है, आपके प्रोडक्ट का अप्रूवल मिलना चाहिए। अदरवाइज आप किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपने आज केबल बनाई और लेट्स से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भेज दी या फिर रिन्यूएबल में भेज दी या कहीं आपने वंदे भारत में भेज दी या जहाँ पे भी केबल्स जाती हैं एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में आपने भेज दी। आप के वायर में फिर भी चल जाता है, लेकिन केबल्स को बहुत एक उसकी टेस्टिंग होती है, फिर आपको अप्रूवल मिलते हैं और वो तभी मिलेंगे जब आप फर्स्ट प्रोडक्ट अपना बनाओगे। और मैन्युफैक्चरिंग करने में ही इसको 2 इयर्स लगने वाले हैं जिस हिसाब से इनका प्लान है। नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाला है कि 2 साल तक ये 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सेफ टू एज्यूम कि 2 से 3 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। ये अपना प्रोडक्शन करेंगे, केबल्स बनाएंगे, फिर उस केबल को दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में, और उसको फिर उसकी ये वहाँ से अप्रूवल लेंगे। तो उसमें टाइम लगेगा 2-3 साल तक। तो मुझे नहीं लगता है पॉलीकैब को थोड़ा भी कोई इम्पैक्ट करने वाला है, केईआई को थोड़ा भी कोई इम्पैक्ट करने वाला है, आरआर केबल को थोड़ा भी कोई इम्पैक्ट करने वाला है, हेवल्स, पैरामाउंट, यूनिवर्सल। ये मैं सिर्फ टॉप 7 कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, इससे नीचे बहुत है लेकिन इतनी छोटी है कि इनका स्केल ही इतना छोटा है, वहाँ पे बात करने का इस वीडियो में एटलीस्ट मतलब नहीं है। कभी इंडिविजुअल कंपनीज को डिस्कस करेंगे, डायनामिक, डेल्टन, तो हम वहाँ पे उनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। बट आप समझो कि डायनामिक्स डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज ग्रासिम ने ओपस को निकाल के पेंट इंडस्ट्री में एशियन की ऐसी तैसी करी, मार्जिन निकाले, पूरे इंडस्ट्री में मार्जिन सप्रेशन आया और इमीडिएट आया। ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है पेंट को बनाने में, नहीं। लेकिन वायर एंड केबल में वो टाइम लगेगा। 3 इयर्स तक
आप यू कैन सेफली एज्यूम कि 3 इयर्स तक कुछ नहीं होने वाला है। मार्जिन प्रेशर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसके बाद आएगा। तो 3 इयर्स तक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, परसेप्शन पे काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल तक मार्जिन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो आपको वैल्यूशन बहुत स्काई हाई वैल्यूशंस मिलेंगे। बिकॉज वायर एंड केबल कंपनीज को आप देख रहे होंगे कि 50-60% पे ट्रेड 50-60 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल पी। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू। अगर किसी पे स्टॉक पड़ा है 50 के पी पे कोई वायर एंड केबल का, तो बेचना मत, मेरे कहने पे मत बेचना। पर्सनली मुझे उतना वैल्यूशन कंफर्ट नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेप्शन पे स्टॉक मार्केट काम करता है। तो पूरे इंडस्ट्री की शायद, इनफैक्ट पहले दिन से तो लग रहा है कि होगी, लेकिन आगे का नहीं पता है। 3-4 दिन हमको वेट करना पड़ेगा टू डेफिनेटली कंफर्म कि क्या ये ओवर रिएक्शन था या फिर चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो हमको 2-3 दिन 4 दिन में पता चल जाएगा। और इंडस्ट्री की डी रेटिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ से। बिकॉज एक नया प्लेयर आता है, उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से, तो वो थोड़ा अपने प्राइसिंग को नीचे रखेगा। बट वायर एंड केबल में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी प्राइसिंग नीचे रखते हैं इनिशियली टू कैप्चर मार्केट शेयर, ऑब्वियसली बहुत कंपनीज ऐसा करती हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने प्राइसिंग कम करी, एंड ये मुझे के आई के मैनेजमेंट से पता चला कि अगर आपने प्राइसिंग कम करी है तो आपको बाद में प्राइसिंग को इंक्रीज़ करने में दिक्कत होता है। और ऊपर से अल्ट्राटेक एक लिस्टेड कंपनी भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी प्राइसिंग को गिरा के और पूरे अल्ट्राटेक पे उसका फिर वो आ जाएगा कि मार्जिन कंप्रेस हो जाएगा अल्ट्राटेक का। अनटिल अनलेस वो इस डिवीजन को ही अलग करें तब अलग बात है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से, और हमको ये भी नहीं पता है कि ये 1800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये यहीं पे रुकेंगे। मे बी नेक्स्ट 6 मंथ में ये उसको चेंज करके बोल दें कि यार हम 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं, या 500 करोड़ का, जो भी है, क्या पता वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो एक और रिस्क आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। बट उस पर्सपेक्टिव में, उस नैरेशन में मत चले जाना कि जितना इजीली ओपस ने पेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया उतना इजी नहीं होने वाला है वायर एंड केबल में डिसरप्ट करना। और फिलहाल एटलीस्ट 2 साल का तो हम 2 से 3 साल का तो हमारे पास टाइम है। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू बी डिलीवरिंग द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट दे आर डिलीवरिंग। मे बी यहाँ से इंक्रीज ही होगा बिकॉज गवर्नमेंट और प्राइवेट केपेक्स यहाँ से रिवाइव करने की बात चल रही है। और बिकॉज इलेक्शन की वजह से पिछले 2-3 क्वार्टर्स खराब ही रहे हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि के हो या पॉलीकैब हो, ये अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी काफ़ी हद इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं। और एक्सपोर्ट में तो और मुश्किल है, आपको अप्रूवल लेना बहुत टाइम लगता है। तो अल्ट्राटेक ऐसा नहीं है कि आज उसने कर दिया, जब वो फर्स्ट केबल मैन्युफैक्चर करेगी तो इवन दो उसको डोमेस्टिक अप्रूवल फिर भी उसको जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको एक्सपोर्ट मार्केट में केटर करना है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 इयर्स आप इजीली यहाँ से लेके चल सकते हैं। और के का 20% एक्सपोर्ट होने, ऐसा उनका टारगेट है कि डाउन द लाइन उनका 20% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा वो एक्सपोर्ट से आएगा। और पॉलीकैब का भी ऐसी कुछ है, 8-10% शायद उनका एग्जिस्टिंग है और इससे ज़्यादा वो बढ़ाना चाहते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, मैं भूल गया हूँ मतलब एग्जैक्ट फिगर कब मैंने उसको डिस्कस किया था, तो अब तो बहुत टाइम हो गया है। लेकिन एक बार आप देख भी लेना कि पॉलीकैब का एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना है। और कुछ लोग अपार के केस में बात कर रहे हैं, तो यार अपार में भी बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो, अपार के 3 डिवीजन है। सबसे पहला कंडक्टर डिवीजन, कोई भी उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ा डिवीजन भी उनका कंडक्टर का डिवीजन है। दूसरा डिवीजन ट्रांसफॉर्मर ऑयल का डिवीजन, स्पेशलिटी ऑयल का डिवीजन, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तीसरा उनका जो छोटा डिवीजन है वो है केबल वाला डिवीजन। तो नाम से मैंने आपको बताया कि वो केबल वाला जो उनका एग्जिस्टिंग डिवीजन है वो छोटा है, उसमें से भी 40-50% केबल्स ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ये समझो कि जो अल्ट्राटेक यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है वायर एंड केबल में, तो अभी हो सकता है मार्केट का सेंटिमेंट पूरा ख़राब है और ओवर रिएक्शन चल रहा है, तो मे बी अपार गिरे यहाँ से। बट दैट यू शुड कंसिडर इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिकॉज किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अपार के केस में बताओ क्या होगा, तो मैंने सोचा उसका पूरा वीडियो में ही डिस्कस कर लूँगा। वायर एंड केबल जो अल्ट्राटेक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो अल्ट्राटेक घुसने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट थिंक कि अपार में कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट उसका आएगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपार का वैसे भी बाहर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, उसकी अभी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको एक्सपोर्ट से उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, मार्जिन्स उसके कंप्रेस हो रहे हैं, उसकी अलग प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना। मैं दोनों KEI पॉलीकैब का Q3 का रिजल्ट और अपार का Q3 का रिजल्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उस दोनों वीडियोज़ को देख लेना, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक अभी आपको वैसे समझ आ गया होगा। एक और पॉइंट है इसमें, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत रेलेवेंट है। कि आपको पता है कि जैसे हिंडाल्को है, बिरला की कंपनी है, हिंडाल्को है, एल्यूमिनियम कॉपर में है। तो अब वायर एंड केबल में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि जैसे हिंडाल्को अगर सिंस ग्रुप कंपनी है उनकी, हिंडाल्को कॉपर एंड एल्यूमिनियम में मोस्टली कॉपर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है। तो लोग कह रहे हैं कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हिंडाल्को अल्ट्राटेक सीमेंट को, जिसमें वायर एंड केबल वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम देगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, बिकॉज अब हिंडाल्को को भी अपने शेयर होल्डर्स को आंसर करना पड़ेगा कि ये मार्जिन्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, अगर ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम इनको फेवरेबल रेट्स में देते हैं वायर एंड अल्ट्राटेक को। दूसरा, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ हिंडाल्को ही है कॉपर एंड एल्यूमिनियम में। आपको अगर पता है तो अदानी एंटरप्राइज भी, जो कच्छ कॉपर लिमिटेड पे काम कर रहे हैं, उनके 1 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वो कॉपर में लेना चाहते हैं। फिर वेदांता भी है कॉपर में, और तो यहाँ से, और इंपोर्ट से भी तो कॉपर ले सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि कोई बहुत बड़ा मतलब क्लियर बेनिफिट मिल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट को जस्ट बिकॉज उनकी ग्रुप कंपनी हिंडाल्को कॉपर एंड एल्यूमिनियम में घुसी हुई है। तो उनको कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट बेनिफिट है। तो ये पॉइंट भी मेरे को एक बार डिस्कस करना था। बाकी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हम समझते हैं इस चीज़ को। कोई एडिटिंग नहीं होगी इस वीडियो में, इसलिए मैं तुरंत बना के डाल दूंगा। कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बेसिकली सुनने के लिए है, समझने के लिए है। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं वायर एंड बिजनेस में और केबल बिजनेस में। एसेट टर्न्स की हम जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। अब एसेट टर्न्स क्या होता है? लेट्स से मैंने 10 रुपीज़ खर्च किया एसेट्स को एक्वायर करने में, पेंसिल बनाने के लिए, राइट? तो और मेरा अगर एसेट टर्न है 5 टाइम्स का मेरा एसेट टर्न्स है, विच मीन्स व्हाट, मेरा रेवेन्यू वो 10 रुपये जो मैंने एसेट्स में खर्च किए हैं, 10 रुपीज़ मैंने जो पेंसिल बनाने के एसेट्स में खर्च किए हैं, मेरा रेवेन्यू 50 रुपीज़ हो जाएगा, बिकॉज मेरा एसेट टर्न्स 5 है। मैं उन एसेट्स को स्वेट करके 5 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैंने 20 रुपीज़ चॉकलेट बनाने की एक मशीन में खर्च किए हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 20 रुपीज़ मैंने एक चॉकलेट बनाने की मशीन में खर्च किया है, और मेरा एसेट टर्न अगर 10 रुपीज़ नहीं 10 टाइम्स का है, तो उस एसेट से मैं 200 रुपीज़ जनरेट कर सकता हूँ। एसेट टर्न 10 का है और मैंने 10 का है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है? 20 रुपीज़। तो जो टोटल रेवेन्यू मेरा हो जाएगा, जिसको हम एसेट टर्नओवर भी कहते हैं, वो हो जाएगा 200 का। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अगर पिलो बनाना है, उसके ऊपर मैंने 100 रुपीज़ की मशीन खर्च की है, अगेन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 100 रुपीज़ एसेट्स में मैंने लगाए हैं, और मेरा एसेट टर्न टू का है, 2 टाइम्स का है, तो मैं अगेन 100 × 2 200 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ उन एसेट्स से। तो यहाँ पे केबल इंडस्ट्री में क्या होता है? 3 to 4 टाइम्स का एसेट टर्न्स होता है। अगर मैंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया है केबल मैन्युफैक्चर करने के लिए, और मेरा एसेट टर्न लेट्स से 3 का है, डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज के, एवरेज मैं बात कर रहा हूँ 3 to 4 का है। अगर मेरा 3 का एवरेज, मेरा एसेट टर्न्स 3 का आ रहा है, और मैंने 1000 करोड़ रुपीज़ केबल बनाने में खर्च किया है, वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, केबल बनाने में खर्च किया है, केबल बनाने की मशीन्स को एक्वायर करने में खर्च किया है, एसेट्स में खर्च किया है, तुम, और एसेट टर्न 3 का है, तो मेरा जो रेवेन्यू जनरेशन का पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर एसेट से, उस पर्टिकुलर 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैं 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। और वायर की जब मैं बात करता हूँ तो 8 to 10 टाइम्स यहाँ पे एसेट टर्न्स होता है। सपोज मैंने सेम 1000 करोड़ इस बारी केबल को हटा के मैंने वायर के बिजनेस में खर्च किया है, एसेट्स एक्वायर करने में, वायर को बनाने के लिए 1000 करोड़ का मैंने खर्चा किया है, और लेट्स से मेरा कंपनी वाइज एसेट टर्न मेरा 8 टाइम्स का है, तो मैं 8000 रुपीज़ जनरेट कर पाऊंगा उस वायर वाले जो मैंने वायर वाले पे केपेक्स किया है। तो यहाँ से आपको क्या समझना है? जो
अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1800 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं ऐसे टर्न लेता हूँ बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है कि वायर में कितना इन्वेस्ट करेंगे, केबल में कितना करेंगे। मैं एवरेज मान के चलता हूँ 4.5 टाइम्स, लेट्स से 4.5 टाइम। तो 1800 करोड़ इंटू 4.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 8 thousand करोड़ का ये रेवेन्यू पोटेंशियल रखते हैं। उस 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उस 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उस 1800 करोड़ के ऊपर ये 7 to 8 thousand करोड़ का इजीली रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक अब आपको और डेटा पॉइंट से ऐड कनेक्ट करवाता हूँ मैं, कनेक्ट द डॉट्स करो। इंडस्ट्री का साइज़ अभी अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ का है, वायर एंड केबल की इंडस्ट्री का साइज़, और ये 15% से बढ़ रही है। तो नेक्स्ट जब तक अल्ट्राटेक सीमेंट अपने 1800 करोड़ के केपेक्स को 2 साल में वो प्लांट बनाएगा, फिर अप्रूवल लेगा, तो आज से 3 से 4 साल बाद जब तक अल्ट्राटेक सीमेंट एक एक्चुअल प्लेयर की तरह अपने प्रोडक्ट्स को निकालेगा मार्केट में, तब तक इंडस्ट्री का साइज़ हो जाएगा लेट्स से 2 लाख करोड़ का। तो उस 2 लाख करोड़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, उस 2 लाख करोड़ में ये सिर्फ 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे यहाँ पे, बेस्ड ऑन देयर 1800 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनटिल और अनलेस इन्होंने आगे जाके 6 महीने या 1 साल में और कोई ऑन टॉप ऑफ 1800 अगर ये 2,000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उनका अगेन उस एसेट टर्न के हिसाब से उनका रेवेन्यू और हो जाएगा। डबल कर देते हैं अपने केपेक्स को, तो 8 की जगह 16,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, मैंने बोला जब तक अभी के हिसाब से हम बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 3 साल लगेगा अल्ट्राटेक सीमेंट को अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में। तो 3 साल बाद इंडस्ट्री का साइज़ अगर 2 लाख करोड़ का हो जाता है, तो उस 2 लाख करोड़ में ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू अल्ट्राटेक का होगा जब ये अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो इवन दो बहुत कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज़, अगर ये थोड़ा भी अपने प्राइसिंग को नीचे रखते हैं तो इन पूरे इंडस्ट्री में मार्जिन्स का कंप्रेशन तो आ सकता है, कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उतना बड़ा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि ये जो रिएक्शन है ये ओवर रिएक्शन है। इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनके जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ऑब्नॉक्शियसली हाई थे। 50-60 पी पे अगर वायर एंड केबल कंपनी ट्रेड करने लग जाती हैं, तो आपको समझना है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं जाके ये अपना जो रिवर्सल है ये दिखाएंगे, और सेम चीज़ दिखाई भी है आज सारी कंपनीज़ ने। इसीलिए अगेन कनेक्टिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, कि वैल्यूएशन, एंट्री के वैल्यूएशंस पे आप थोड़ा फोकस किया करो। बिकॉज अब अगर आपने 50 के पी पे पॉलीकैप खरीदा, आपको लगा कि यार ये 70 से 50 के पी पे गिर गया है और अब ये अट्रैक्टिव हो गया है, तो अब वो देखो 40 के पी पे आ गया, तो आपको कितना नुकसान हुआ है प्राइसिंग का, आपके शेयर प्राइस का। इसीलिए एंट्री वैल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप हर कंपनी के वैल्यूशंस को इतना बोल देते हो। अरे ठीक है, आपने अगर 6 महीना पैसा कमा भी लिया, तो वो जब पैसा डूबेगा तो आपकी 50% कैपिटल को लेके डूबेगा, तो आपने जो है जहाँ स्टार्ट किया आप उससे भी बेकार हो गए अब तो इसीलिए दूसरे को कमेंट सेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले थोड़ा थॉट प्रोसेस को समझो। मैं आज से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आज से रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 50-60 का जो पी है, चाहे वो डेल्टन का था, चाहे वो पॉलीकैप का था, केईआई का था, वो सस्टेनेबल नहीं है। आपके बुल रन में सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन जब वो गिरेंगी तो 50% ऑफ द टोटल जितना भी आपने रिटर्न और अपना प्रिंसिपल कमाया है उसमें, वो सारा 50% से नीचे निकल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पता नहीं चलेगा बिकॉज अगर आपने 50-60 के पी पे अगर इन्वेस्ट किया है किसी वायर एंड केबल कंपनी में, तो आई एम प्रिटी श्योर आपने स्टॉक टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अगर आपने खुद रिसर्च की होती तो आपको इन्हीं खुद ही पता चल जाता कि यार 50-60 का पी इंडस्ट्री लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है, तो आप खुद ही इन्वेस्ट नहीं करते। आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने स्टॉक टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और जब आप स्टॉक टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आपका स्टॉक ड्रॉडाउन शुरू होता है, 70 के पी से 50 पे आता है और 50 के पी से 40 पे आता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहा है। आप बस इस होप में रहते हैं कि कंपनी अच्छी है, 5-6 चैनल्स ने मुझे बताया कि ये कंपनी अच्छी है और ये कंपनी अब गिर रही है, सब मार्केट गिर रहा है, तो ये बढ़ भी जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत गलत थिंकिंग है। इसीलिए इनिशियल सबसे पहले तो स्टॉक टिप्स पे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। खुद का रिसर्च करो,
10 कंपनी की जगह 3 में इन्वेस्ट करो, लेकिन उन तीनों में अपने कन्विक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करो और एंट्री वैल्यूशंस को रेस्पेक्ट करो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्लान है। अगेन के ई आई का ही मैंने मैनेजमेंट इंटरव्यू देखा है, तो उनके प्लान्स में कोई चेंज नहीं है। और कैटेगोरिकली जो अनिल गुप्ता जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे मार्जिन्स यहाँ से कंप्रेस छोड़ो, हमारे मार्जिन्स यहाँ से इंक्रीज होने वाले हैं, उसमें हमारा एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स तक एंड 10 ईयर्स तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो यही है इस वीडियो में। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके वायर एंड केबल कंपनीज़ को लेकर डिस्कस एड्रेस किया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, और बिकॉज नॉइज़ बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, तो कोई आपको अगर पर्टिकुलर डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछें एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।